हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में इस बार नहीं आएंगे पैसे। मैया सम्मान योजना में एक साथ 7,500 रुपये देने की तैयारी। झारखंड में 10 लाख मैया योजना के लाभुक का नाम योजना से बाहर होने वाला है। इसमें सभी जिला में अलग अलग आंकड़े हैं, जिसमें पूर्व के लाभुकों की संख्या में कटौती की गई है। इसलिए इस पर विधानसभा में बवाल मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। भाजपा ने कहा कि धीरे धीरे ऐसे ही योजना को बंद कर दिया जाएगा। भाजपा विधायक सतेंद्र तिवारी ने कहा कि चुनाव के समय योजना में खूब लोगों को जोड़ा गया, इसके बाद अब तरह तरह से घुमाया जा रहा है। झारखंड के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। जब वोट लेना था तब कोई मापदंड नहीं बनाया गया। इसके बाद अब चुनाव जीतने के बाद नाम काटने का नया नया तरीका निकाल रहे हैं। इस पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जो लोग फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या दिक्कत है। जो लोग गलत शपथ पत्र दाखिल कर लाभ लिए हैं वैसे लोगों से वसूली भी की जाएगी। सरकार अपने बात पर अभी भी कायम है। अपने सभी लाभुक को पैसे देंगे जो सही तरीके से योजना का लाभ लिया है। जैक बोर्ड की मैट्रिक ऑफ इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य होली के बाद शुरू होगा। जैक बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि राज्य भर में लगभग 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिका का उठाव होली के बाद शुरू होगा। कॉपियों का मूल्यांकन 20 अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। वहीं मैट्रिक और इंटर के तीनों संकाय का रिजल्ट 15 जून तक जारी कर दिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हुई थी। 3 मार्च तक परीक्षा आयोजित की गई थी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 2086 केंद्र बनाए गए थे। मैट्रिक के 4,33,890 परीक्षार्थियों की परीक्षा 1,297 केंद्रों पर, जबकि इंटर के 3,50,138 परीक्षार्थियों की परीक्षा 789 केंद्रों पर हुई। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 पालियों में हुईं। पहली पाली में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा हुई। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की गई। हेमंत कैबिनेट बैठक की नई तिथि जारी, विभागों को जारी हुआ निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 मार्च को की जाएगी। कैबिनेट सचिवालय ने पत्र जारी कर बताया है कि बैठक 12 मार्च को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट बैठक को लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग यानी समन्वय द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 12 मार्च बुधवार को सुबह 11 बजे झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार की ओर से विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए कई प्रस्ताव पहले से ही तैयार हैं। मुख्यमंत्री पर ही गरमाए टाइगर जयराम, कहा बदल जाते हैं सीएम, जनता को बना रहे बेवकूफ, उन्हें सिर्फ सुर्खियों में रहने की आदत। झारखंड ने 1.36 लाख करोड़ पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम के स्थापना दिवस में फिर हुंकार भरा कि झारखंड से कोयला की ढुलाई बंद कर देंगे। इस पर विपक्ष हमलावर हुई तो जयराम महतो ने इसे राजनीतिक बयान बता दिया। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अगर कोयला की ढुलाई रोकनी है तो साथ चलिए, कोयला खदान को बंद कर देंगे। झारखंडी होने के नाते वह खुद एक खदान पर बैठेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना है। उन्हें सिर्फ बयान देकर सुर्खियों में रहने की आदत हो गई है। जब मुख्यमंत्री धनबाद में होते हैं तो कुछ बोलते हैं, गिरिडीह में रहते हैं तो कुछ और बयान देते हैं, लेकिन रांची आने के बाद बदल जाते हैं।
आखिर कब तक ऐसे राजनीतिक के लिए झारखंड की जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे? इस पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड का बकाया है और इसे हर हाल में केंद्र को वापस देना होगा। इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद करेंगे। सदन में गूंजा 1.36 लाख करोड़ का मामला। कल्पना बोली, लेकर रहेंगे बकाया। नीरा यादव बोली, किस पर है बकाया? जनता को न करें गुमराह। मूल बजट पर दूसरे दिन वाद विवाद के दौरान 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया के मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने दो टूक कहा कि 1.36 लाख करोड़ लेकर रहेंगे, जनता लड़ाई के लिए तैयार है। इस पर भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि जनता को गुमराह न करें, यह बताएं कि पैसे की मांग आखिर किससे हो रही है। अगर केंद्र के पास बकाया है तो विपक्ष हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन यहां तो पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियों का मामला है। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि बता दीजिए कि 1.36 लाख करोड़ कब हमको देंगे। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रोड या ट्रेन हो, आपका इंटेंशन है यहां का खजाना ले जाना। कौन कौन रास्ता से खजाना ले जाना चाहते हैं? अगर कोई नया रास्ता अख्तियार किया है तो बताएं। हवाई जहाज के माध्यम से खजाना ले जाएंगे तो पहले बकाया 1,36,000 करोड़ दीजिए, नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि 1.36 लाख करोड़ लेकर रहेंगे। कान में सुनकर रखिएगा, यह झारखंड का पैसा है। भाजपा ने यहां 16 से 18 साल राज किया है। इसके लिए कोर्ट से रोड तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल गिरिडीह में 4 मार्च को स्थापना दिवस के दिन सीएम हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि झारखंड की अपनी जमीन, अपनी इज्जत, घर का जल अगर यहां से बाहर जाएगा तो सिर्फ यहां के विधायक नहीं बल्कि यहां की जनता लड़ने के लिए तैयार है। वहीं भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि माननीय सदस्य को विश्वास दिला दें कि अगर झारखंड का 1 रुपया भी बकाया है तो हम सभी विपक्ष के लोग साथ आएंगे, लेकिन आप स्पष्ट बताएं कि क्या झारखंड का पैसा केंद्र सरकार के पास बकाया है या कंपनियों के पास? पूरे आंकड़े के साथ बताएं। झारखंड की जनता को गुमराह करने का काम न करें। अगर बकाया है तो वो सरकारी उपक्रमों से जुड़ा हुआ है। इस पर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा कि अगर बकाया है तो क्या वो राशि केंद्र सरकार देगी या पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियां जैसे सीसीएल, बीसीसीएल, सेल देगी? अगर पैसे की लड़ाई पब्लिक सेक्टर से है तो उसके लिए केंद्र को कैसे जिम्मेवार ठहरा सकते हैं? इसके लिए ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। लड़ाई पीएसयू से है और राजनीति केंद्र सरकार को लेकर हो रही है। नवीन जायसवाल ने कहा कि इस पर राजनीति क्यों हो रही है? क्या इसी वजह से 450 रुपये में सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है? क्या इस राशि के नाम पर मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी? पेयजल विभाग में गबन मामले को लेकर विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा, जांच के नाम पर प्रभारी मंत्री को बचाने का हो रहा काम। झारखंड विधानसभा सत्र के 7वें दिन पेयजल विभाग में राशि के गबन का मामला गरमाया। सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने अपने ही सरकार को घेरने का काम किया। प्रदीप यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि रांची और लोहरदगा में एलएनटी कंपनी को होने वाले बिल भुगतान कंपनी को न कर रकम फर्जी खाते के माध्यम से मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता और अन्य कर्मियों ने मिलकर आपस में बंदर बांट कर लिया। इसके साथ ही पूछा कि क्या मुख्य अभियंता प्रभात कुमार सिंह सहित दोषी अन्य अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई चलाने की स्वीकृति दी गई है? इसके जवाब देते हुए पेयजल मंत्री ने बताया कि यह मामला रांची का है, लोहरदगा का नहीं। कैशियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वह जेल में है। चीफ इंजीनियर और आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। आरोपी जेल में है। मामले की आगे की जांच एसीबी करे, इसके लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पर सत्ता पक्ष के स्टीफन मरांडी, रामेश्वर उरांव, मथुरा महतो और हेमलाल मुर्मू ने प्रदीप यादव का पक्ष लेते हुए कहा कि विभागीय जांच का मतलब लीपापोती करना है, इसलिए प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में सिर्फ कैशियर संतोष कुमार पर कार्रवाई हुई है। कहा कि जब प्रभारी मंत्री ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई तो प्रदीप यादव ने कहा कि ऐसी स्थिति में वे सदन में धरना पर बैठेंगे।
प्रभारी मंत्री के रवैये से ऐसा लग रहा है कि वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंशा पर सवाल उठता है। वहीं हेमलाल मुर्मू ने कहा कि कार्यपालक अभियंता के बिना कैशियर गबन नहीं कर सकता। वहीं इस मामले में रामेश्वर उराम ने कहा कि कार्रवाई 3 तरह से पेश की जाती है, एक फंसाना, दूसरा डुबाना और तीसरा दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना। उन्होंने कहा कि इस मामले में डुबाने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब है अधिकारी को बचाना। बहस को देखते हुए स्पीकर ने प्रभारी मंत्री से कहा कि एक ही प्रश्न पर 27 मिनट बीत गए हैं, इस पर निर्णय लें, नहीं तो सदन नियमन देगा। तब प्रभारी मंत्री ने कहा कि 7 दिनों के अंदर कार्रवाई कर अवगत करा दिया जाएगा। इस पर प्रदीप यादव ने बस इतना अनुरोध किया कि इस प्रश्न को 7 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। बाबूलाल मरांडी ने उठाया पथ निर्माण का मामला, जताई नाराजगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और विधायक बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में पथ निर्माण विभाग से संबंधित प्रश्न उठाते हुए 2020 से 21 से 2024 से 25 तक हस्तांतरित सभी पदों की सूची मांगी। साथ ही उन्होंने उन सड़कों की सूची भी मांगी जो पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित हो चुकी हैं। हालांकि विभाग की ओर से दिए गए लिखित जवाब में सूची संलग्न करने की बात कही गई, लेकिन सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर नाराजगी जताते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सभी विधायकों को इस जानकारी का अधिकार है, लेकिन विभाग गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इसे गलत परंपरा बताते हुए सदन से इस पर संज्ञान लेने की मांग की। मंत्री सुदिव्य सोनू ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार की मंशा कुछ छिपाने की नहीं है, सूची नहीं मिलना गलती है, इसे उपलब्ध कराया जाएगा। डीपीआर तैयार कर लिया गया है, विभाग से अनुरोध किया गया है। कहा कि यह लिपिकीय त्रुटि हो सकती है और जल्द ही पूरी सूची सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी। जल्द मिलेगा नेता प्रतिपक्ष, भाजपा ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। झारखंड विधानसभा को अब जल्द ही नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए ऑब्जर्वरों की नियुक्ति कर दी है। जल्द ही 2 पर्यवेक्षक झारखंड आएंगे और विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का चयन करेंगे। राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। आपको बता दें कि विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। इसे लेकर सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियां लगातार इसके लिए बीजेपी पर तंज कसती हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा संसदीय बोर्ड ने झारखंड विधानसभा में भाजपा के विधायक दल के नेता के चयन के लिए भूपेंद्र यादव और डॉक्टर के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाया है। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री हैं, जबकि डॉक्टर के लक्ष्मण ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 21 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो 34 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थीं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा, 23 मार्च से करेंगे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ उलगुलान, रीति रिवाज के साथ बाहा पर्व में हुए शामिल। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला के भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने बुधवार को अपने पैतृक गांव झिलिंग घोड़ा में पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ बाहा पर्व मनाया, जहां चंपाई सोरेन ने जाहिरथान पहुंचकर आदिवासी वेशभूषा में प्रकृति के देवता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर चंपाई सोरेन ने कहा कि बाहा पर्व में आदिवासी समुदाय के लोग अपने सृष्टिकर्ता और प्रकृति के देवता मरांगबुरु, जाहिर आयो, लिटा मोर्ने और त्रुइको के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करते हैं। समाज के लोग अपने पारंपरिक पुजारी नायके बाबा और माझी बाबा के मार्गदर्शन में सृष्टिकर्ता के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकट करते हैं। वे निरंतरता से प्राकृतिक तत्वों के साथ एक संपर्क में रहते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके जीवन में संतुलन और समृद्धि होती है। बाहा पर्व में आराध्य देवी देवताओं को उनका प्रिय फूल सारजोम बाहा यानी सखुआ फूल और मातकोम गेले यानी महुआ फूल अर्पित करते हैं। इन फूलों का पूजन करके लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करते हैं।
फिर उन्हें नायके बाबा के द्वारा समाज के लोगों के बीच बांटा जाता है, जिससे समृद्धि और सामूहिक एकता का संदेश मिलता है। बाहा पर्व पर समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य और सहयोग के भाव को मजबूत करते हैं। यह पर्व समृद्धि, सौहार्द और प्राकृतिक संबंधों को मजबूत करता है और समुदाय को एक दूसरे के साथ गहरी बंधनों में जोड़ता है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने एक बार फिर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के मुद्दे को जोरों से उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च शहीद दिवस के दिन संथाल की पावन धरती से ये धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध उलगुलान करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों के साथ बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण कर उन्हें लगातार ठगा जा रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभालते ही उन्होंने झारखंड के सभी पवित्र धार्मिक स्थल जाहिर थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई, जिसका नतीजा है कि आज हर एक जाहिर थान प्राकृतिक सौंदर्यता की छटा बिखेर रहा है। चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों का इतिहास रहन सहन गौरवशाली रहा है। झारखंड के देश के कोने कोने में आदिवासी देवताओं के स्थल हैं। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में भी आदिवासी और उनके धार्मिक स्थलों की काफी प्रचलित मान्यता है। झारखंड के आईटीआई कॉलेजों में होगी एआई की पढ़ाई। 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए सीएम ने दिए निर्देश। राज्य सरकार द्वारा संचालित आईटीआई कॉलेजों को 49 नए प्रशिक्षण अधिकारी मिल गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चयनित इन प्रशिक्षण अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव मौजूद थे। प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया 2019 और 2022 में शुरू होने के बाद कई वजहों से स्थगित हुई, जो बाद में 2023 में निकाले गए विज्ञापन के आधार पर पिछले साल पूरा हुआ। इसमें चयनित करीब 500 प्रशिक्षण अधिकारियों में 444 का नियुक्ति पत्र पिछले साल सितंबर में सीएम के हाथों मिला था। शेष बचे 49 अभ्यर्थियों को तकनीकी खामियों की वजह से नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, जिसे दूर करते हुए मुख्यमंत्री के हाथों दिया गया है। राज्य के आईटीआई कॉलेजों में एआई की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के तकनीकी युग में हर घर में मोबाइल है, जो एक तरह से एआई का ही रूप है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि आप सब सरकार के अंग के रूप में चिन्हित हुए हैं। कई बार क्षेत्र भ्रमण के दौरान आईटीआई कॉलेज में प्रशिक्षकों की कमी की शिकायत मिलती थी। आप लोगों के आने से यहां पढ़ने वाले युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। सीएम ने विभाग प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से पहले और बाद में भी 50,000 से अधिक नौजवानों को ऑफर लेटर दिया गया था। अब नवनियुक्त लोगों की जिम्मेदारी होगी कि नौजवानों को बेहतर रूप से प्रशिक्षित करें। तकनीकी युग में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में रोजगार को लेकर नौजवानों में चिंता बनी रहती है। ऐसे में आपको नियुक्ति पत्र मिला है, इससे आपके परिवार वाले भी खुश होंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का विकास किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, बल्कि सभी के सहयोग से होता है। तकनीक के इस युग में लेबर का स्थान मशीन ले रही है। ऐसे में तकनीकी रूप से सभी को सशक्त होना पड़ेगा। इस मौके पर सीएम ने हुनर का मोल बताते हुए कहा कि यदि आप हुनरमंद हैं तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको रोजगार खुद चलकर आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो सरकार ने प्रखंड स्तर पर युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए सरकार कदम उठाया है। इसके माध्यम से न केवल प्रशिक्षण बल्कि युवाओं को आने जाने का भत्ता सरकार दे रही है। सीएम ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि आपसे उम्मीद है कि आप नौजवानों को इस तरह से तराशेंगे कि रोजगार के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि रोजगार खुद चलकर उनके पास आ जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए
श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सरकार के द्वारा युवाओं के लिए संचालित की जा रही योजना का जिक्र करते हुए कहा कि आईटीआई कॉलेज को संसाधन युक्त किया जा रहा है। पिछले दिनों 444 प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिससे प्रशिक्षण कार्य में सहायता मिल रही है। इन नए 49 प्रशिक्षण अधिकारी के आ जाने के बाद इन कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को प्रशिक्षण लेने में और सुविधा मिलेगी। इस मौके पर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां आईटीआई कॉलेज में नामांकन ऑनलाइन माध्यम से होता है। उन्होंने प्रशिक्षण के साथ साथ प्लेसमेंट पर भी जोर देने की आवश्यकता जताते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास की सराहना की। श्रम सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में 74 सरकारी आईटीआई और 261 प्राइवेट आईटीआई हैं, जिसके माध्यम से करीब 10,000 विद्यार्थी प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2024 में दिसंबर तक 3,420 छात्रों को प्लेसमेंट हुआ है, वहीं 2023 में करीब 2,400 छात्रों को प्लेसमेंट हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण भी शुरू होने की संभावना जताते हुए आईटीआई को साधन संपन्न बनाने की बात कही। इधर नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा गया। साहिबगंज आईटीआई के लिए चयनित सिंटू कुमार कहते हैं कि काफी जद्दोजहद के बाद नियुक्ति पत्र मिला है। कुछ तकनीकी त्रुटियों की वजह से हम सभी 49 अभ्यर्थी पीछे छूट गए थे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब 17 मार्च को भी रहेगा अवकाश। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रंगोत्सव होली के लिए पूर्व से 12 मार्च से 16 मार्च तक अवकाश घोषित है। 5 मार्च को विधानसभा के स्पीकर कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 17 मार्च को भी होली की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। 17 मार्च के लिए पूर्व से लिस्टेड बिजनेस 22 मार्च को होगा। पहले शनिवार होने की वजह से 22 मार्च को अवकाश घोषित था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, माले विधायक अरूप चटर्जी, लोजपा आर के विधायक जनार्दन पासवान, भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, कल्पना सोरेन, मथुरा महतो, बसंत सोरेन की उपस्थिति में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि षष्ठम विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में अब होली का अवकाश 12 से 16 मार्च की जगह 12 से 17 मार्च तक रहेगा। पहले से जो विधायी कार्य 16 मार्च के लिए लिस्टेड थे, अब उसे 22 मार्च को पूरा किया जाएगा। शनिवार 22 मार्च को भी सदन की कार्यवाही आहूत होगी। भाजपा की वरिष्ठ विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हर दिन शून्यकाल के लिए माननीयों के प्रश्न जमा करने में हो रही परेशानियों को उठाया। भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि शून्यकाल के लिए हर दिन सिर्फ 25 प्रश्न लिए जाते हैं। सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए प्रश्न लगाने के लिए रात 12 बजे से ही विधानसभा की दौड़ लगानी पड़ती है। नीरा यादव ने बताया कि एक दिन अर्धरात्रि 12:03 पर आकर प्रश्न जमा करने पर 27वां नंबर मिला, जबकि 25 प्रश्न ही लिए जाते हैं। कार्यमंत्रणा समिति के ज्यादातर सदस्यों ने बैठक के दौरान शून्यकाल के लिए प्रश्न जमा करने के लिए सुबह 5 से 7 बजे तक विशेष व्यवस्था करने की मांग की, ताकि माननीय सदस्यों को रतजागा नहीं करना पड़े। भाजपा विधायकों ने स्पीकर पर लगाया मनमानी का आरोप, सदन से किया वॉकआउट। जयराम महतो ने सरकार को दी ये सलाह। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज बजट पर चर्चा के दौरान सदन में बीजेपी की ओर से डॉक्टर नीरा यादव अपना पक्ष रख रही थीं। इस दौरान सत्ता पक्ष द्वारा व्यवधान डालने और स्पीकर द्वारा बीजेपी विधायक को बोलने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिए जाने से नाराज बीजेपी के सभी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। सदन से बाहर आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर सदन की कार्यवाही के दौरान मनमानी करने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लगातार देखा गया है कि सदन की कार्यवाही के दौरान
स्पीकर बार बार सत्ता पक्ष को बोलने का मौका देते हैं, जबकि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डॉक्टर नीरा यादव के भाषण के दौरान हंगामा किया गया और जब बदले में कुछ और समय मांगा गया तो स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया। इस तरह की मनमानी के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया और वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक उनकी जानकारी है, प्रतिदिन 400 से 500 ट्रक अवैध कोयला पुलिस के संरक्षण में धनबाद बोकारो क्षेत्र से राज्य से बाहर भेजा जा रहा है। आज राज्य में सभी समस्याओं के पीछे कांग्रेस ही है और जामुमो उसी कांग्रेस की गोद में बैठी है। वहीं भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि जब जल जीवन मिशन में जांच पूरी हो चुकी है तो कार्रवाई में उधेड़बुन की स्थिति क्यों? नीरा यादव ने कहा कि प्रदीप यादव हमारे मुद्दे उठा रहे हैं। भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास ने कहा कि सत्ताधारी दल के लोग राज्य की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम को नाकेबंदी की बात करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कल्पना सोरेन को चुनौती देते हुए कहा कि वे विरोध करें। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि मंच पर सत्ताधारी दल के नेताओं का भाषण सदन के अंदर के भाषण से अलग होता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जिस कोयला बकाये की बात कर रही है वह सरकार की नहीं बल्कि उन झारखंडियों की राशि है जिनकी जमीन कोयला खदानों में चली गई है। जयराम महतो ने कहा कि अधिकतर संवेदनशील मामलों में सरकार का जवाब होता है कि मामला प्रक्रियाधीन है। यह सही नहीं है। विधानसभा चुनाव में असफल रहे बाबूलाल मरांडी को भाजपा बनाए नेता प्रतिपक्ष वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। नेता प्रतिपक्ष के लिए चल रही कवायद के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा को बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की सलाह दी है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारा मानना है कि बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने जेवीएम से इसलिए लाया था ताकि विधानसभा चुनाव में वह चेहरा साबित हो सके। लेकिन भाजपा ने जो किया उसका नतीजा यह हुआ कि वह सत्ता में नहीं आ सकी। लेकिन मेरा सुझाव यही होगा कि जिस चेहरे को आपने सत्ता में लाने के लिए आगे किया वह सफल नहीं हुआ। अब नेता प्रतिपक्ष के लिए जगह है, इसीलिए भाजपा को उस चेहरे को ही नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने भूपेंद्र यादव और डॉक्टर के लक्ष्मण को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जल्द ही ये दोनों नेता झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। बजट सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के रुख पर नाराजगी जताते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि आमतौर पर परंपरा रही है कि विपक्ष सरकार की कमियों को उजागर करता है और सत्ता पक्ष भी जवाब सुनता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष बजट पर चर्चा के दौरान सरकार का जवाब सुने बिना सदन का बहिष्कार कर रहा है, वह परंपरा के विपरीत प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि बजट वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का नहीं बल्कि राज्य की जनता का बजट है, जिस पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए तथा जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। स्पीकर को लेकर यह क्या बोल गए मंत्री जी? सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से गड़बड़ी का मामला उठाए जाने पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिया बयान। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 5 फरवरी की कार्यवाही के दौरान और उसके बाद के 2 वाक्य बेहद खास रहे। एक तो सदन के अंदर सत्ताधारी दलों के कई वरिष्ठ विधायकों ने जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों का सारा ठीकरा एक निचले स्तर के कर्मचारी पर फोड़े जाने और बड़े अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए आवाज बुलंद किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने तो यहां तक कह दिया कि सत्ता पक्ष में रहने का मतलब यह नहीं है कि घपले घोटाले पर चुप रहें। वहीं सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन द्वारा मीडिया को दिया गया बयान भी सुर्खियों में है। दरअसल पत्रकारों ने पूछा कि विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर सदन की कार्यवाही संचालन में मनमानी करते हैं और विपक्ष को मौका नहीं देते। इस सवाल के जवाब में हफीजुल हसन ने कहा कि वह बहुत अच्छे से सदन चलाते हैं। हम लोगों को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वह विपक्ष के स्पीकर हैं। हम लोग झूठों बना दिए उनको।
सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने जल जीवन मिशन में वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में सिर्फ रोकड़पाल को जेल भेजे जाने और कार्यपालक अभियंताओं पर सिर्फ विभागीय कार्रवाई चलाने की बात को गलत बताते हुए सवाल उठाया था। इस मामले में पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने कहा कि क्लर्क को जेल भेज देना और अधिकारियों को बचाना यह ठीक नहीं है। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में हेमलाल मुर्मू ने कहा कि स्पीकर या आसन पर आक्षेप या आरोप लगाना ठीक नहीं है, वह किसी दल के नहीं होते। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि यह सही है, जब सत्ता पक्ष के संबोधन के समय अपनी बात रखते हैं तब विपक्ष के लोग टोका टिप्पणी ज्यादा करते हैं। ऐसे में जब उनकी ओर से बात रखी जाती है हो इधर से भी टोका टोकी हो जाती है। सदन के अंदर विपक्ष से ज्यादा सत्तारूढ़ दलों की ओर से ही जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मामला उठाए जाने पर विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वह दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा, जिस रोकड़पाल को जेल भेजा गया है वह नेम्ड मुख्य आरोपी है और उसने फर्जी दस्तखत कर सरकारी राशि को अपने खाते में डाला था। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय अंश नहीं मिलने से जल जीवन मिशन की योजनाएं अधूरी पड़ी है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से भाजपा के विधायकों से अपील की कि वह भी जल जीवन मिशन के अपने बकाये के भुगतान के लिए केंद्र पर दबाव बनाएं। शेड्यूल डेट से एक दिन पहले रांची पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू 5 दिवसीय दौरे पर पार्टी को करेंगे मजबूती प्रदान। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू का अपने दौरे के दूसरे चरण में 6 मार्च से 5 दिवसीय दौरे पर झारखंड आने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन झारखंड प्रभारी 5 मार्च की रात सेवा विमान से रांची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांके विधायक सुरेश बैठा, प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष केदार पासवान, मीडिया विभाग के अध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी समेत कई कांग्रेसियों ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए के राजू ने कहा कि उनका लक्ष्य राज्य में कांग्रेस संगठन को मजबूत और धारदार बनाना है, इसलिए वे लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि 6 मार्च को दोपहर 1 बजे से वे पलामू, लातेहार, गढ़वा जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्षों, प्रखंड और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 7 मार्च को बोकारो स्थित बोकारो जिला कांग्रेस कार्यालय में बोकारो, धनबाद, गिरिडीह के जिला, प्रखंड एवं मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर रांची जिले के मांडर में आयोजित प्रगतिशील महिला किसान सम्मान समारोह में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भाग लेंगे। अब तक के तय कार्यक्रम के अनुसार 9 मार्च को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गोड्डा जिले के गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज के जिला, प्रखंड एवं मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसी तरह की बैठक 10 मार्च को देवघर में होगी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के झारखंड आगमन पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि नए प्रभारी एक कुशल संगठनकर्ता, दूरदर्शी सोच एवं अभिनव गतिविधियों को अपनाने वाले व्यक्ति हैं। उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस राज्य में और मजबूत होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनका 5 दिवसीय दौरा प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा तथा कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और अधिक मजबूत व प्रभावी बनेगी। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में जमशेदपुर पुलिस है नंबर 1, 12 दिनों में पूरा करती है काम। जमशेदपुर पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के मामले में राज्य भर में अव्वल है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में सबसे कम समय जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लिया जाता है। एसएसपी किशोर कौशल की अगुवाई में पासपोर्ट वेरिफिकेशन में जमशेदपुर पुलिस ने अव्वल नंबर हासिल किया है। पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर किसी भी व्यक्ति का विदेश जाने का सपना अधूरा रहता है। पासपोर्ट का वेरिफिकेशन जब पुलिस के द्वारा पूरा कर लिया जाता है तभी अमुक व्यक्ति का पासपोर्ट जारी होता है। पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। पासपोर्ट संबंधी पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर
विदेश मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला पासपोर्ट वेरिफिकेशन में सबसे कम समय लगाता है। विदेश मंत्रालय के द्वारा साल 2024 के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि जमशेदपुर पुलिस मात्र 12 दिनों में पासपोर्ट संबंधित पुलिस वेरिफिकेशन को पूरा कर देती है। विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जमशेदपुर जिले में सबसे अधिक पासपोर्ट सत्यापन के लिए आए थे। रिपोर्ट के अनुसार जमशेदपुर में 23,463 पासपोर्ट सत्यापन के लिए साल 2024 में आए थे, जिनमें जमशेदपुर पुलिस ने 12 दिनों के भीतर 23,320 सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट पासपोर्ट डिपार्टमेंट को सौंप दी। जमशेदपुर के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में सिमडेगा, गोड्डा, लातेहार, सरायकेला खरसावां और पलामू शामिल है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में सिमडेगा पुलिस के द्वारा 13 दिन, गोड्डा पुलिस के द्वारा 14 दिन, लातेहार पुलिस के द्वारा 15 दिन, सरायकेला खरसावां पुलिस के द्वारा 16 दिन और पलामू पुलिस के द्वारा 17 दिन लगाए जाते हैं। अन्य जिलों की बात करें तो कोडरमा में 18 दिन, देवघर में 20 दिन, गुमला में 23 दिन, चाईबासा में 24 दिन, चतरा में 25 दिन, जामताड़ा में 25 दिन, गढ़वा में 26 दिन, गिरिडीह में 26 दिन, रांची में 28 दिन, धनबाद में 28 दिन, साहिबगंज में 28 दिन, खूंटी में 29 दिन, लोहरदगा में 35 दिन, रामगढ़ में 36 दिन, बोकारो में 38 दिन, दुमका में 42 दिन, हजारीबाग में 47 दिन और पाकुड़ में सबसे ज्यादा 73 दिन लगते हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।